मॉर्निंग, राधे राधे। मैं नेहा राजपूत। आप सभी कैसे हैं? आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। और दिन का आज सफ़र पर हूँ। एक्चुअली इंस्टॉलेशंस के लिए जा रही हूँ सर्विस पे। आप सभी को ना मैं थैंक यू बोलना चाहती कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो पे जो मैंने अभी लास्ट प्रीवियसली वीक में ही डाला था, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ, पर शब्द नहीं है, पर फिर भी कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बैठ के कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं छोटी छोटी बातों को बहुत सोचती हूँ, प्रैक्टिकली लेती हूँ और उसे एनालाइज करती हूँ, फिर सोचती हूँ, मतलब जो भी है हर चीज़, मतलब एक तरीके से लगा लो कि जो ये चीज़ हुई है क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है, किस कारण हुई है, मतलब ऐसे, मतलब इस टाइप की मैं थिंकिंग वाली पर्सन हूँ। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात करूं आप लोगों से, पर हाँ, बात कर ही लेते हैं। आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मैं चल ही रही हूँ, तो इसी कारण बैठे बैठे बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हम कुछ आज ना पार्टीज़, अब जैसे अब वोटिंग आ ही रही है, तो हम वोटिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं, पार्टीज़ को लेके। जैसे आप भी जानते हैं, इस भारत में बहुत सी पार्टियां हैं, लाइक अपनी आप पार्टी हो गई है, बीजेपी पार्टी हो गई है, अभी न्यूली नई आई है, इंडिया की हो गई है, मतलब बहुत से ऐसी पार्टियां हैं। यहाँ हम पब्लिक क्या करती है कि हम सोचने बैठ जाते हैं, और एक दूसरे को तोहमत देना। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान में सबसे प्रॉब्लम एक, और ख़ासकर हिंदुओं की, एक दूसरे की टांग खींचना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम इतिहास उठा के देखें, बहुत पुराना, अगर हम इतिहास उठाएं, बहुत ही पुराना, अगर हम इतिहास उठाते तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर गद्दार जो निकले थे, मैं ज़्यादातर का शब्द यूज़ करूँगी, न कि कम का, ज़्यादातर जो गद्दार निकले थे वो हिंदुओं में ही निकले थे। इसी वजह से ये जो मुग़ल हो गए हैं या ये अंग्रेज़ जो आए थे वो राज कर गए थे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। जैसे हम किसी भी उसकी बात, ऐसा नहीं कि हमें आज़ादी नहीं मिली, पर लेट मिली, पर क्यों? उसकी एक वजह थी गद्दारी। हम हिंदुओं में जो है गद्दारी रोम रोम में बस चुकी है। मतलब हमारे इसमें क्या रहता है, हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल हिंदुओं को छोड़ के हम बाकी हम किसी भी कौम की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे शब्दों को गलत ना लेके जाना, मैं ज़्यादा शब्द का यूज़ कर रही हूँ कि हाँ, हिंदुओं में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, और कौम में बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम है। उनमें भी मैं एक ही कौम को मानती हूँ, वो इंसानियत ही मानती हूँ, बट समाज में रहती हूँ, इस दुनियादारी में आई हूँ, तो मैं समझती इन बातों को। तो हम प्रैक्टिकली एक बात करते हैं कि वो ये साइंटिफिकली तौर पे इतिहास अगर हम उठाते हैं, इतिहास आप लोग देखिएगा, इतिहास में जैसे हमारी रिस्पेक्टेड श्री झांसी की रानी भी रही है, शहीद भगत सिंह जी भी रहे हैं, हमारे ये वल्लभ भाई जी भी रहे हैं, मतलब काफ़ी ऐसे गरम दल वाले। मैं जब पढ़ती थी इतिहास में, एक होता था गरम दल और एक होता था नरम दल, तो मैं हमेशा से गरम दल की बहुत ज़्यादा फ़ैन रही हूँ। क्योंकि नरम दल वालों के लिए मैं इसलिए फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि नरम दल वालों का एक, अगर हम तात्पर्य निकालें, वो ये है कि कल को अगर आपकी माँ को कोई मार रहा हो या पीट रहा हो या आपकी फैमिली पे कुछ हो रहा हो, तो नरम दल वालों का ये था, तुम शांत खड़े रहो, करने दो, 1 बार 2 बार 3 बार, आखिरी बार कभी तो हारेगा नहीं जी। मैं वैसी थिंकिंग वाली पर्सन नहीं हूँ। मैं गरम दल को काफ़ी सपोर्ट करती हूँ, और गरम दल से ही, और मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो गरम दल है वो बीजेपी सरकार है, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या है कि जो भी इंडिया में है ना, जितने भी पब्लिक के हैं इंक्लूडिंग मी, सबकी थिंकिंग ये है कि यार दाल रोटी फलाना ढिंगड़ा मिल जाए तो वेल एंड गुड है,
और वही चीज़ है। अब हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं या जो भी है। देखो, मैं बचपन से देखते रहती कांग्रेस के टाइम पे। देखिए, हाँ, जॉब लगती थी, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करती, लगती ज़रूर थी, पर पैसे देके हमेशा जॉब लगती थी। क्योंकि देखिए, मैं समाज में रही हूँ, हम वो कहते ना, इतना सेलिब्रिटी लोग या ये पॉलिटिशियन वाले मीडिया वाले नहीं जानते जितना हम जो छोटे छोटे लोग होते हैं, क्योंकि हम उसी बीच में रहते हैं, हमें पता होता है। मुझे पता है कि मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब देनी है तो क्या करना है, इसको इतने पैसे दे देना है हुड्डा को, या फिर उसको इतने पैसे दे देना और मेरी जॉब लग जाएगी। ठीक है, ऐसा होता था। बीजेपी में जॉब दरें क्यों कम हुई हैं, मैं उसके बता देती हूँ। हाँ, टॉपिक मिल गया मुझे, बेरोजगार। क्यों हम बेरोजगार हैं, ठीक है, कि क्या ये टॉपिक बना रहे हैं ना, बेरोजगार। तो बेरोजगार का मैं बता देती क्यों है, आज पब्लिक में ज़्यादा इतनी तादाद क्यों है उसकी बेरोजगारी की, मैं बता देती हूँ उसका भी। तो बीजेपी सरकार का इसलिए बेरोजगार ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत कम कर दी है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार ही सही है, उसमें से कुछ ऐसे पर्सन हैं, हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ अच्छी वो नहीं होती, मतलब क्या कहते हैं उसे, बराबर नहीं होती। बट हाँ, बीजेपी सरकार में ये है कि ज़्यादातर लोग जो है काफ़ी सही हैं, काम बिना रिश्वत के कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रही थी आपसे कि हमारा देश इतने सालों तक, हम टॉपिक पे आएंगे बेरोजगार की भी, हमारी जो देश है इतने सालों तक क्यों रहा गुलाम, उसकी वजह थी हिंदुओं में गद्दारी थी। जैसे मैं एक किसी मुसलमान को ले लूँ या मुस्लिम कौम को ले लेते और हिंदू कौम को, यहीं से आप लोगों को फ़र्क समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर मैं किसी मुस्लिम कौम को कहूँ ना, ये लो 100 रुपये और आप अपनी इस कौम के बंदे को मार डालो जान से, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो वो बंदा नहीं करेगा। क्यों? वो अपने इल्म का पक्का कि भाई मैं, मेरी बिरादरी का लोग बंदा है, मैं क्यों मारूँ, वाई शुड आई, ठीक है। बट यही चीज़ अगर आप किसी हिंदू बंदे को दे देना 50 रुपये, कि मैं 50 रुपये तेरे को अपनी उस घर के बंदे की ऐसी तैसी करनी होगी, वो मिनट का लगाएगा। मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर कौम में ऐसे लोग हैं, पर ज़्यादातर का मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, मैं पहले बता दूँ, मैं ज़्यादातर शब्द का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम इतिहास भी उठाएं तो सब बराबर लड़े थे, मुसलमान भी लड़ा था, हिंदू भी लड़ा था, सब लड़े थे, सब लड़े थे आज़ादी के लिए, ठीक है। लेकिन किसकी गलती की वजह से इतने साल गुलाम रहा भारत? वो गद्दारी की वजह से, क्योंकि गद्दारी जो है ना एक रम सी गई है खून में, ठीक है। अब हम करते हैं बीजेपी सरकार की बात। जब आज से बीजेपी सरकार के आने से पहले, देखिए मैं पब्लिक में हूँ, बीजेपी सरकार के आने से पहले यूपी में एक मिनी पाकिस्तान है, कैराना, आप सब वाकिफ़ भी होंगे। वहाँ ऐसा था जैसे अगर मैं किसी हॉस्पिटल से इंस्टॉलेशन करी और बीच रास्ते में मेरा कैराना आ जाता है, तो वहाँ शाम 4 बजे या 5 बजे से पहले स्टॉप करके, जबकि मेरे घर से रास्ता उसका हो जाता था 1 घंटे का, ठीक है, स्टॉप करके करना पड़ जाता। रीज़न क्योंकि कैराना एक मिनी पाकिस्तानी था, जिसमें मतलब अगर 5 बजे से पहले जिसने भी एंट्री करी उसके साथ हादसा होना ही होना था। और उसके बाद जो हादसा हो गया तो उसका कुछ भी नहीं, नथिंग। ये कांग्रेस की टाइम की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, सच मानिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना कुछ ऐसा है। मैंने पहले ही बताया, मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैं ना ही कोई बीजेपी की फ़ैन हूँ, ना मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं अपनी ही खुद की फ़ैन हूँ बस। और मैंने जो एक्सपीरियंस देखे हैं अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली जो चीज़ें नोटिस की है, मैं बस वही चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं फ़ैन किसी की नहीं हूँ, सिवाय नेहा राजपूत को छोड़ के, मैं सिर्फ अपनी फ़ैन हूँ, ठीक है। तो यकीन मानिए, इस बीजेपी सरकार के आने के बाद जो देखो जो हुआ है, मैं वही बताऊँगी। बीजेपी सरकार के आने के बाद योगी जी, अब मैं कैराना से चाहे रात के 2-2:30 बजे भी निकलूँ अपनी गाड़ी से, इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी, कैसे भी, मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। अब काफ़ी सुधार हुआ है।
अब कई बंदे ऐसे बोलते थे कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों में ना मोस्टली लोग क्या है, एक तो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़े बहुत अनपढ़ हैं। वो चीज़ों को ज़्यादातर लोग आजकल के, मैं बहुत खुश हूँ, नौजवान जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो समझने भी लगे हैं। मैं उनका बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ। अभी बीच में उन लोग, पता है हिंदुस्तान के लोगों में ना यहाँ पे थोड़ा सा, हिंदुस्तान के लोग मतलब पब्लिकली मैं बोलूँगी ज़्यादा पर है, काफ़ी अच्छी है पब्लिक भी, बट उनको थोड़ा समझना चाहिए। एक्चुअली क्या है, पब्लिक को थोड़ा मिसगाइड किया जाता है। मैं वो कहना चाहती हूँ, पब्लिक को थोड़ा सा मिसगाइड किया जाता है, तो प्लीज़ मिसगाइड ना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, कहा गया था कि भाई मोदी सरकार ने कहा है कि वो 15-15 लाख रुपए देगी हर एक पब्लिक को। अब यहाँ से मिसगाइडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। मिसगाइडिंग कैसे? जब श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था, लाइव मैं भी देख रही थी, एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान से सुन रही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे देश का काला धन इतना है बाहर देश में कि अगर, रिपीट, कि अगर वो आ जाए तो हर एक देश के नागरिक के पास 15-15 लाख रुपए होंगे। मतलब उनके कहने का तात्पर्य था, एक उन्होंने आइडिया दिया कि अपने हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है अरबों में, ठीक है, और हर एक बंदे के पास 15-15 लाख रुपए है, तो कैलकुलेशन करो कि इतना पैसा वहाँ बाहर देश में है। ये कहने का उनका तात्पर्य था। लेकिन कुछ बंदों ने क्या करा, इस बात का उल्टा ही मतलब निकाल के पब्लिक को मिसगाइड करना स्टार्ट कर दिया। और पब्लिक की गलती क्या है, वो चीज़ प्रैक्टिकली कभी नहीं देखती, वो सिर्फ क्या करती है, अपना सुना और कल है, मतलब कान की कच्ची। जैसे मैं बात करती हूँ, कई बंदे ऐसे कहते हैं कि भाई कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है, ग्रंथ में ये लिखा है। अरे आप सुन के क्यों कर रहे हो ऐसा? आप प्रैक्टिकली जाइए ना। आपको कहा जाता है कि गीता में गलत है, आप गीता पढ़िए। आपको कहा जाता है कुरान में ऐसा लिखा हुआ लेडीज़ों के बारे में, आप कुरान पढ़िए। आपको कहते हैं ग्रंथ में ऐसा, अरे आप पढ़िए, आप सुन के मत करिए, आप कान के कच्चे मत बनिए। आज कई ऐसे रिश्ते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ से हम सुनते हैं ना, वो बिठा लेते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते। ये जो मैंने अभी मोदी जी का दिया आपको उदाहरण कि 15-15 लाख वाले, अब उन्होंने तो ये कहा कि अगर वो एक बार आ जाए, मतलब उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई हमारे देश में इतनी सारी पॉपुलेशन है, अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि इतना सारा पैसा वहाँ पर, अगर हम हर एक बंदे के पास 15-15 लाख रुपए हो, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए वहाँ पे इतना पैसा जमा है। उन्होंने एक आइडिया दिया, पर आप लोग मिसगाइडेड, कईयों ने, जिन्होंने, जैसे मेरी की तरह कुछ लोग हैं जिन्होंने लाइव देखा, सुना, समझा, तो वो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मान रहे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली सुना है और देख भी रहे हैं, ठीक है, और उनका कहने का तात्पर्य क्या था। लेकिन कुछ मूर्ख लोग थे जिन्होंने बस सुनी, या फिर कुछ कांग्रेस ने, और इन्होंने क्या किया, उन्हें पता है इंडिया में मूर्ख लोग हैं, ये कान के कच्चे होते हैं, इनको तो बस ऐसा कर दो और हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। मैं आपकी भी बात करती हूँ, आप पार्टी की भी, बाद में हम आएंगे सबकी, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी की फ़ैन नहीं हूँ, मैं पहले बता रही, मैं फ़ैन अपनी खुद की, लेकिन मैं बीजेपी को क्यों वो करती, वाई शुड आई, बिकॉज मैंने उस प्रैक्टिकली हर एक चीज़ देखी है, ठीक है। अब क्या नाम बोलते हैं, अब जैसे हम बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं गीता, कुरान, ग्रंथ को पढ़ लेते हैं। पढ़ना नहीं होता, पढ़ के उसे यहाँ बिठाना, समझना होता है। इसी तरीके से भाषण जब कोई दे, चाहे वो केजरीवाल दे, चाहे कोई भी, सुनना नहीं होता, समझना भी होता है वो सामने वाला क्या कह रहा है। जैसे कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि ऐसे करके होगा और ऐसे करके होगा, ठीक है। तो उन्होंने, और कुछ लोगों ने उसका मतलब भी अलग निकाल दिया। अब कुछ बंदे हैं जो मेरे इसमें कमेंट करेंगे बेरोजगार क्यों है। देखिए मैं बताती हूँ बेरोजगार क्यों आजकल के नौजवान बेरोजगार हैं। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ही छोटा सा, मामूली सा जिसे कहते हैं। अब मेरे ख्याल से मैं अभी यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, फलाना इनकी बातें भी कर रही, कल को क्या पता मेरे को भी किसी झूठे केसेस में लगा दे, कोई भी लगा दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देख आम जनता सब जानती है कि इसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो
बेरोज़गार क्यों है? अब करते हैं हम टॉपिक की बात कि बेरोज़गार क्यों है। बेरोज़गार इसलिए है क्योंकि आजकल नौजवान नहीं चाहता उसे जॉब करनी है। वो चाहता है कि मुझे जॉब ऐसी मिले जिसमें एक स्टार्टिंग के बंदे की बात करूँ जो 12वीं पास होके फर्स्ट ईयर में आता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कॉलेज से ही जो बच्चा निकला है, पहली बात तो कॉलेजिंग भी इसलिए करता है जस्ट फॉर मटर गश्ती के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर मेकिंग ए रील्स, इस चीज़ों के लिए। तो क्या होता है बेरोज़गार क्यों? अब जैसे मैं बताती हूँ प्रैक्टिकली, मैं अभी तक अब मैं खुद ही काम करने लगी हूँ, मैंने अपना एम्प्लॉय भी हटा दिया है। एक्चुअली क्या है कि बेरोज़गार लोग इसलिए हैं क्योंकि आजकल के नौजवानों को ऐसी जॉब चाहिए कि उनकी स्टार्टिंग में ही सैलरी वो चाहते कि हमारी 30-40 हज़ार हो, हमें काम करना ना पड़े, हमें ऐसी जॉब मिले जिसमें हम सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहे, रील्स बनाते रहे, हमें काम के लिए ना बोले और फ्री के हमें 40,000 रुपये देते रहे। ये है बेरोज़गारी का सबसे बड़ा रीज़न कि नौजवान खुद मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को वो किसी ना किसी पार्टी पे थोप रहा है। जैसे कोई भी लगा लो, बीजेपी पे लगा लीजिए, आप पे लगा लीजिए, किसी पे भी वो अपनी कमियों को किसी ना किसी सरकार पे थोप रहा है, ठीक है। वो किसी ना और इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठाती है अनदर पार्टी। जैसे मैं बात कर लूँ, इनकी बीच में ये कन्हैया लाल आया था और एक और पता नहीं कौन था वो, कि मैं बेरोज़गार हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम बेरोज़गार हो तो फॉर्च्यूनर लेके कैसे घूम रहे हो? वाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप पता है नौजवान जितने हैं ना, हम अपनी कमियों को ना दूसरों पे थोपते हैं और उन्हीं कमियों को क्या दूसरी पार्टी फ़ायदा उठाती है। जैसे अभी कांग्रेस कह देती है ये बेरोज़गार है, आप पार्टी कह रही बेरोज़गार है। अरे प्रैक्टिकली देखो ना, प्रैक्टिकली देख लिए भाई, मोदी सरकार जॉब उसको मिलती है जो उसकी काबिलियत हो। अब मैं मान लो हूँ 5वीं फेल, ठीक है, 5वीं फेल, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं हड़ताल पे बैठ जाऊँ, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब। पर गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी चाहिए जिसमें बस मेरे बैठे बैठे का काम और सैलरी आती रहे। ये ऐसा नहीं होता, आपको उस लायक बनना पड़ता है, तब जाके हर चीज़ मिलती है। आपको उस लायक बनना पड़ेगा। अब मैं हूँ, मान लो जी मैं अब जॉब के जाऊँ, अब मैं ये सोचूंगी नहीं यार, मैं 40 हज़ार रुपये मेरी सैलरी हो, काम ज़्यादा ना हो रहा। ऐसा नहीं होता है यार, आपको मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि आप बेरोज़गार हैं, आप इसी वजह से बेरोज़गार हैं। आप अपनी कमियों को सुधारना नहीं चाहते, लेकिन आप अपनी कमियों को दूसरों पे थोप देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पे थोप दी या बीजेपी पे थोप दी। आप और भी हैं यार, मैं खुद बताती हूँ, मेरे पास कई भी एम्प्लॉय को मैंने हायर करा, उनको लड़कियाँ आती थी, लड़के नहीं फ्रेशर, सैलरी मैं बोलती थी यार 10,000 रहेगी, और लेकिन काम तुम्हें ये करना होगा, डॉक्टर्स को, एम्बुलेंस वालों को, इनको सबको कांटेक्ट करना होगा कि हम ये मशीनें रिपेयर करते हैं, तो आप इतना, मैडम जी इतना फ़ोन तो एक दिन आएंगे, दूसरे दिन मैडम जी इतना फ़ोन नहीं होता, ऐसा नहीं बस तो बैठे का काम हो। अरे यार ये क्या बात है, बैठने का ही तो काम है, आपको कौन सा बाहर फील्ड पे तो जाना, फ़ोन भी तो करना है, उसमें भी प्रॉब्लम। तो यही रीज़न है बेरोज़गारी का रीज़न ये नहीं है। आप किसी सरकार को नहीं कह सकते मुझे जॉब दो ज़बरदस्ती। सरकार आपको जॉब देगी आपकी हैसियत से, आपकी काबिलियत से, इन सब चीज़ों से देगी, आप उस लायक बनिए। हाँ, गवर्नमेंट की एक गलती ज़रूर है, लेकिन वो गवर्नमेंट की गलती नहीं है, वो है हमारे स्वर्गीय अंबेडकर जी की गलती है। वहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि मैं करूँगी, वहाँ पे अंबेडकर जी की गलती है, लेकिन उस समय वो जैसा था वातावरण, जैसा एटमॉस्फेयर था, उसके अकॉर्डिंग उनका वहाँ ठीक था, मैं मना नहीं करती, वहाँ तक उनका वो ठीक था। पर आज जो है आज वो ठीक नहीं है उस हिसाब से देखा। उस समय के हिसाब से ठीक था, क्योंकि उस समय ये छोटी जाति, बड़ी जाति, चूड़े चमार, जाट, ब्राह्मण और बनिए, ये सब चलता रहता था। लेकिन आज के टाइम पे सब चीज़ें लेवल है। उस टाइम पे चूड़े चमार, ब्राह्मण, फलाना ढिंकड़ा, ये सब चलता था। छोटी जातियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, ऐसा वैसा फलाना ढिंकड़ा सब करते। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया, अम्बेडकर जी ने, उस अम्बेडकर जी सर ने
अपने आप को उस लायक बनाया कि वो उतने ही बड़े लोगों में, उस टाइम की बात करूं, उन बड़े लोगों के बीच में बैठे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अंबेडकर जी भी अपने उससे नहीं चले थे, अपने मेहनत नहीं, उनको सपोर्ट भी किया था। अगर आप पूरी कहानी पढ़े तो आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा। अगर आप अंबेडकर जी की पूरी कहानी पढ़ेंगे तो उनको स्टार्टिंग में एक महाराजा हुआ करते थे, नाम मैं भूल गई हूँ, एक महाराजा हुआ करते जो उस समय उनकी 10,000 सैलरी उन्होंने लगाई थी उनके काबिलियत के हिसाब से। वो काबिलियत इंसान जब उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है, तो उन्होंने, उस महाराजा ने उन्हें सपोर्ट किया था, उन्हें सहारा दिया था, 10,000 उनकी सैलरी लगाई थी, उनकी शिक्षा करती, तब जाके श्री अंबेडकर जी उस समय अपने लेवल पे पहुँचे थे वहाँ तक। अगर वो महाराज जी भी उन्हें वो सहारा नहीं देते ना, तो आज अंबेडकर जी का भी नाम नहीं होता, चाहे वो कितने बड़ी भी काबिलियत पे क्यों ना होते, नहीं होते। सही। तो उस हिसाब से जो उन्होंने रूल्स बनाए थे, वो संविधान जो उन्होंने बनाया था वो हिसाब से ठीक था, क्योंकि वो उस समय का एटमॉस्फेयर ही एक अलग था। लेकिन आज का एक एटमॉस्फेयर एक अलग है। आज हम जातियों को नहीं मानते, छोटी बड़ी फलाना कौन क्या क्या नहीं, आज सब बराबर है, लेवल पे है। हाँ, हरकतें एक अलग है। अब ना हर किसी को हरकतों से कैटेगरी करने लगे हैं, जैसे यार इसकी हरकत ऐसी है, ये तो ऐसे होगा, समझो है। तो आज क्या है कि आज, हाँ, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी त्रुटि करूँगी कि यहाँ पे आज अंबेडकर जी का एक रूल गलत है कि आरक्षण गलत है। भाई आप कह रहे कि SC BC को आरक्षण मिलना चाहिए, फलाने को, नहीं भैया। अगर गरीब की अगर हम बात करें तो गरीब देखिए आपका जाट में भी है, बनियों में भी है, राजपूतों में भी है, बामणों में भी है, जो कि जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और SC BC में भी है। मेरा हिसाब से आरक्षण जो है ना, एक जो मिलना चाहिए भत्ता जो मिलना चाहिए, वो फैमिली के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि भाई इसके और उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि भाई इसका कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही मेरा टॉपिक था आज और मैंने करा। तो रिक्वेस्ट थी बेरोजगार का आप टॉपिक ना उठाएं। अब आप लोगों को पता लग गया बेरोजगार क्यों है, क्योंकि आजकल के नौजवानों को ही मस्ती लगी हुई है, उनको बस मस्ती करनी है और कुछ नहीं, उन्हें जॉब से कोई मतलब नहीं है। जॉब भी ऐसी चाहिए बस महाराजा की तरह बैठना हो और हम सुबह शाम रील बनाते रहे। तो यही वजह है सिर्फ।